हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 2 साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे और इसमें जो आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर था, वहाँ तक हमने चीज़ें कवर कर ली थी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी का 4th चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। वो क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, अब देखिए, हमने जो 2nd और 3rd चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या चीज़ें देखी थी कि जो भोजन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, यानी भोजन में क्या होती है, विविधता पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो वस्त्र होते हैं, ठीक है, वो भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ संश्लिष्ट वस्त्र होते हैं, इसके अलावा कुछ जो है रेशमी वस्त्र होते हैं, कुछ सूती होते हैं, ठीक है, और उनमें भी क्या होती है, विविधता पाई जाती है, यानी जो वस्त्र होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने 3rd चैप्टर में कवर कर ली थी। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे चारों ओर की वस्तुएँ। देखिए, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की जो है वस्तुएं पाई जाती है। इसमें कि क्या है, विविधता आपको देखने को मिलती है। कुछ वस्तुएं जो है अपने गुण के आधार पर अलग हो सकती हैं, कुछ वस्तुएं आपको लकड़ी की देखने को मिल जाएंगी, कुछ वस्तुएं प्लास्टिक को देखने को मिल जाएंगी, कुछ वस्तुएं लोहे धातु की बनी हुई हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वस्तुएं उनके रंग भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आकृति भी अलग अलग हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं आपको गोल देखने को मिलेंगी, तो कुछ वस्तुएं जो है आपको लंबी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो वस्तुएं हैं ये आकृति के आधार पर अलग हो सकती हैं, रंग के आधार पर अलग हो सकती हैं, ठीक है, गुण के आधार पर अलग हो सकती हैं, यानी वस्तुओं में क्या होती है, विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर इतनी ही बेसिक से पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी सिर्फ वही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जितनी चीज़ें जो बेसिक से चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताते चलूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि आप जो है आपके आसपास जितनी भी चीज़ें उनको इकट्ठा कीजिए और उसमें से देखिए कि कितनी चीज़ें आपकी कागज़ की बनी हुई हैं, कितनी चीज़ें आपकी लकड़ी की बनी हुई हैं, कितनी चीज़ें आपकी प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आप उनको जो है उनके जो है गुण के आधार पर एक तरीके से अलग अलग कर सकते हैं कि वो किस चीज़ की बनी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप वस्तुओं को समूहों में बांट सकते हैं कि जो वस्तुएं ये कागज़ की बनी हुई हैं, ये वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हुई हैं, ये वस्तुएं लकड़ी की बनी हुई हैं। तो इस तरीके से वस्तु को क्या कर सकते हैं, आप समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि घर में हम अक्सर जो सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं, उनको जो है समूह में बाँट करके ही रखते हैं कि आलू जो है आपका अलग होगा, प्याज अलग होगा। ठीक है, तो हम वहाँ पर भी क्या करते हैं, एक समूह ही बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका इतनी चीज़ें दे रखी थी। अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 2 में क्या दे रखा है, जैसे कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो वस्तु आपकी एक ही है बट अलग अलग धातु की बनी हो सकती है। जैसे कि जो आपका प्लेट होता है ये आपका इस्पात का भी बना हो सकता है, कांच का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। इसके अलावा जो पेन होता है ये प्लास्टिक और धातु, मतलब प्लास्टिक की भी पेन आती है और धातु की भी पेन आती है। ठीक है, तो जो वस्तुएँ हैं, ठीक है, कोई एक वस्तु अनेक पदार्थों से जो है मिल करके बन सकती है, यानी कि जो है जो ग्लास है आपका ये कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा देखिए जो पदार्थ है और इनसे बनी वस्तुएं, जैसे कि एक ही पदार्थ से हम कई प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे जो लकड़ी है तो आपका ये एक ही पदार्थ, बट हम इसका यूज हम कई तरीके से करते हैं। हम बेड बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं, मेज़, ठीक है, बैलगाड़ी बना लेते हैं, पहिए बना लेते हैं, यानी एक ही पदार्थ से हम कई प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। इसी प्रकार आपका कागज़ हो गया, इसकी पुस्तकें बनती है, नोटबुक बनते हैं, समाचार बनते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, चमड़ा आपका हो गया तो चमड़े के तो आपके जो है जूते बनते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, पर्स बनते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की तो आपने मतलब प्लास्टिक तो अब अपने आसपास अपने हर जगह मतलब जो डिब्बे होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके अलावा रुई आपने देखा होगा, रुई की बहुत सारी चीज़ें बनती है, तकिए बनते हैं, गद्दे बनते हैं। ठीक है, तो एक ही वस्तु से हम कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी ही चीज़ें दे रखी थी, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आगे कि एक ही वस्तु जो है कई पदार्थों से बनी हो सकती है और एक ही वस्तु से कई पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। आगे है पदार्थों के गुण। ठीक है, अब देखिए जो पदार्थ होते हैं इनके अपने एक अलग गुण भी होते हैं। जैसे कि जो ग्लास होता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई द्रव वाली चीज़ें रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो ग्लास है वो किसी धातु का ना बनाओ, किसी कपड़े का बनाओ, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हम उसमें पानी डालेंगे वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो जो पदार्थ है उनके गुणों के आधार पर बनाई गई हैं। कि जो ग्लास आपकी होंगी, जो धातु की चीज़ें होंगी, उसमें क्या रखेंगे हम, लिक्विड वाली चीज़ें रख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो लिक्विड वाली चीज़ें आप इसको किसी कपड़े के बर्तन में रख सकते हैं। ठीक है, तो कपड़े का बर्तन तो आपका नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जैसे कि यहाँ पर एक क्रियाकलाप करके दिखा भी रखा है कि आप अगर आप जो है कपड़े के बर्तन में पानी डालते हैं तो वो पूरा का पूरा पानी नीचे जो है गिर जाता है। तो इसलिए जो पदार्थ हैं इनके अपने एक गुण होती है, क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, जिनके आधार पर इनको रखा जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप थर्ड दे रखा और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए जो गत्ता है तो इसको आप जब कट करेंगे तो इसमें से तो कोई चमकीली चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, लकड़ी जो है तो इसको कट करते हैं तो इसमें भी आपको कोई चमक नहीं दिखाई देती है। बट जब तांबे का तार जो है आप कट करते हैं फिर या फिर एल्युमिनियम का तार कट करते हैं तो उसमें आपको चमक दिखाई देती है। यानी ये क्या होते हैं? धातु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हुआ कि धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। यहाँ पर यही चीज़ दे रखी है आपकी। ठीक है, अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे, ताज़े कटे पृष्ठ को ध्यान से देखिए, आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में कुछ के ताज़े कटे पृष्ठ चमकीले? जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो तांबे का तार होगा, एल्युमिनियम का तार होगा, अगर आप लोहे को काटते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? आपको एक चमक दिखाई देती है। और ये जितनी भी चमक वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? धातु होती है, मेटल होती हैं। ठीक है, इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों में समूह में सम्मिलित कीजिए। यानी आप जो है इनको अलग रख लीजिए कि जितनी भी चमकीले वस्तुएं हैं वो अलग हो जाएंगी और जो गत्ते, लकड़ी और जो चौक, सीटें वगैरह है इनको हम अलग रख लेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या दे रखा है। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार का कोई चमक या द्युति देखते हैं? तो देखिए जैसे कि लकड़ी हो गई आपकी, इसके अलावा जो है आगे जो दे रखा था आपका, जैसे चौक हो गया, तो क्या इसमें कोई चमक दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ठीक है, जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ हो सकते हैं उनके साथ, मतलब ये दे रखा है यहाँ पर कि आप जो अलग अलग पदार्थों के साथ में ऐसा प्रयोग करके देख सकते हैं कि किस में जो है चमक है, किस में नहीं है। ठीक है, आगे है। और यहाँ पर आपको इमेज में जो पदार्थ है इसको कट करके भी दे रखा है कि अगर आपको यहाँ पर चमक दिखती है तो वो क्या होगी? आपकी धातु होगी। देखिए यहाँ पर दे रखा है, धातुओं के टुकड़ों को उनकी द्युति देखने के लिए काटना। आगे है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति का मतलब चमक, ठीक है, चमक है, वे प्रायः धातु हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि बेसिक सा पॉइंट है बट यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्योंकि आगे हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका क्या हो गया? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। इनमें क्या होती है? चमक देखने को मिलती है। तो जो पदार्थ जिनमें की चमक देखने को मिले, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके धातु होते हैं, मेटल होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना। ठीक है, कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं। जैसे कि देखिए कुछ धातुएं से लोहा ही है, इसको आपने कुछ टाइम के लिए रख दिया तो उस पर क्या होता है? जंग लग जाता है। और ये किसके कारण होता है? जो वायु और नमी होती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो लोहा है वो क्या करता है? अपनी चमक को खो देता है। ठीक है, तो ताजे कटे पृष्ठों पर ही जो चमक होती है वो दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठ को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि उनमें चमक है अथवा नहीं। तो अगर आप जो है किसी जो लोग मतलब मेटर का काम करते हैं, धातु का काम करते हैं, उनकी दुकान पर जाएंगे और जैसे कि आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं? छड़ को काटते हैं, तो वहाँ पर आपको एक चमक देखने को मिलेगी। आप खुद भी जब आपके घर में अगर कोई मतलब जैसे कि घर, बिल्डिंग वगैरह बनता है तो उसमें भी जो छड़ होते हैं वो काटे जाते हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मतलब जो चमक होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, आगे है। चमक के बारे में हम लोगों ने देखा। आप कठोरता, ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ दबाना यानी कि संपीड़ित करना, ठीक है, कठिन होता है। जैसे कि जो चौबी हो गया या फिर जो लोहे की चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, आप इनको दबाते हैं तो क्या आप इसको प्रेस कर पाते हैं, दबा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कठोर होती है, हार्ड होती हैं। ठीक है, धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? कोमल पदार्थ कहते हैं, जिनको कि आसानी से आप जो है संपीड़ित कर पाएँ, ठीक है, खरोच पाएँ। जैसे कि आपका मोमबत्ती हो गया तो इसको क्या कर सकते हैं? आप आसानी से जो है खरोच सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? कोमल पदार्थ होते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वो क्या होते हैं? आपके कठोर पदार्थ होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जो रुई होती है, तो रुई क्या होती है? स्पंजी होती है, यानी कि एक कोमल पदार्थ है, इसको आप संपीड़ित कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा जो लकड़ी क्या होता है? लकड़ी कठोर है, इसको आप जो है संपीड़ित यानी कि दबा नहीं सकते। ठीक है,
क्योंकि ये आपका हार्ड होता है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि द्युति मतलब जो चमक होती है धातुओं में, इसके अलावा कठोरता पाई जाती है। तो यहाँ से देखिए कई बेसिक पॉइंट है, बट यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। यानी कि जो धातु होते हैं, धातु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, धातु आपके क्या होते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें होती है, और इनमें क्या होती है, चमक होती है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें चमक होती है, इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। और जो कुछ धातु होते हैं जो कि अपनी चमक को खो देते हैं, क्यों खोते हैं, वायु और नमी के कारण। ठीक है, कठोरता, रुच, खुरदरा अथवा चिकना होगा। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ को दिखावट का वर्णन करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे दे रखा है हम लोगों को यहाँ पर विलेय और अविलेय। तो यहाँ पर धातु के बारे में इतनी चीज़ें दे रखी थी, अब विलेय और अविलेय के बारे में हमको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप आपको फोर्थ क्या दे रखा है, कुछ ठोस पदार्थों जैसे कि चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग जल से भरिए। पहले गिलास में कुछ पात्र में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ को मिलाइए। ठीक है, तथा इस प्रकार शेष गिलास में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास को अंतः वस्तु को चम्मच से विलोड़ित मतलब उसको जो है मिलाना है अच्छी तरीके से, धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों को क्या होगा। तो देखिए जैसे जो चीनी है, नमक है, ये तो आपका जल में घुल जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि चीनी और नमक कहाँ गया। बट जो लकड़ी का बुरादा आपका हो गया, जो रेत हो गई, बाली हो गई, ये क्या जल में घुलेगी? बिल्कुल नहीं घुलेगी, ये नीचे जाकर के बैठ जाएगी अपना। ठीक है, या फिर जो हल्की चीज़ें होंगी वो आपका ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ पूर्णतः लुप्त हो गए, जैसे कि जो चीनी हो गया, नमक हो गया, तो ये क्या होगा, पूर्णतः जल में विलीन हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, विलेय पदार्थ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे कि आपका चीनी हो गया, नमक हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विडोलित करने पर भी जल में नहीं लुप्त होते। यानी जो लकड़ी का बुरादा हो गया, रेत हो गया, आप इसको कितना भी जो है मिक्स करिए, हिलाइए, ये कभी भी जो है विडोलित नहीं होंगे, यानी कि मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये अविलेय पदार्थ है, ये जल में घुलने वाले पदार्थ नहीं है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन्हें अविलेय कहते हैं, जो घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। बेसिक सा पॉइंट है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? द्रव का मतलब जैसे कि जो तेल हो गए आपके, केरोसिन का तेल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, सरसों का ऑयल हो सकता है, तो क्या ये भी जल में विलीन होते हैं? इसके बारे में ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको दे रखा था कि पदार्थ यानी कि जो नमक होता है ये क्या होता है, जल में पूर्णतः विलीन हो जाता है, लिप्त हो जाता है। चीनी भी आपका हो जाएगा, बट बालू जो है आपका जल में विलीन नहीं होगा, चाक पाउडर भी नहीं होगा और लकड़ी का बुरादा भी नहीं होगा। ठीक है, आगे है यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो आपके द्रव होते हैं क्या ये जल में विलीन हो जाएंगे? जैसे कि सिरका हो गया तो ये आपका जल में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इजीली आपका। इसके अलावा जो नींबू का रस से आपने नींबू का शरबत बनाया होगा तो आपको पता ही होगा जो नींबू होता है वो क्या होता है, जल में विलेय हो जाता है। बट जो सरसों का तेल है, आप कभी सरसों का तेल जो है जल में डाल करके देखिए, वहाँ पर क्या होता है, वो ऊपर एक लेयर बना लेता है, परत बना लेता है। यानी जो सरसों का तेल है ये जल में क्या है, अविलेय है, मतलब घुलता नहीं है। ठीक है, नारियल का तेल है, ये भी क्या होगा, जल में नहीं घुलेगा। ठीक है, कोई भी ऑयल हो आपका वो जल में नहीं घुलेगा। ठीक है, यानी कि वो क्या है, अविलेय है। केरोसिन भी आपका नहीं घुलेगा, तो ये क्या है, अविलेय है। ठीक है, आगे है। तो यही आपको जो है क्रियाकलाप 5 में भी करके दिखा रखा है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक ग्लास लीजिए, इसमें आधा जल जो है भरिए, इसमें चम्मच भरकर जो है कोई द्रव मिलाइए, भली भांति जो है विडोलित यानी कि उसको मिलाइए। इस 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, परीक्षण कीजिए कि क्या द्रव जो है जल के साथ मिश्रित होता है। तो देखिए कुछ चीज़ें आपकी जल के साथ मिश्रित हो जाएंगे, जैसे कि नींबू और सिरका, बट जो तेल, जो ऑयल वाली चीज़ें होंगी, जैसे कि जो नारियल का तेल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका जो ऑयल वाली चीज़ें हैं वो आपकी जो जल में है वो विलीन नहीं होंगी, वो आपका ऊपर एक लेयर बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्रियाकलाप करके दिखा रखा है। हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य जो है जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी जो है पृथक यानी कि एक अलग से परत बना लेते हैं।
हम लोगों ने जो है द्रव के बारे में देखा, अब हम लोगों ने यहाँ पर गैस के बारे में देखते हैं। कुछ गैस जो है जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि जो मछली होती है इसमें ये क्या करती है, अपनी गिल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है उसको ग्रहण करती है। तो जो पानी है, जो वाटर है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है हमारे लिए मतलब ऑक्सीजन से ही हमारा जीवन है, ठीक है। तो मछली को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुला होता है उसको लेती है, ठीक है। यानी कि जल में क्या होता है, कुछ गैस भी विलय होती है, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। इसके अलावा जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ पौधे भी आपके ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। जो जंतु होते हैं आपके पानी के अंदर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो कुछ गैस भी आपकी जल में विलय होती हैं। इसके अलावा वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते वे जल के पृष्ठ पर, ठीक है, जल के पृष्ठ पर आके तैरने लगते हैं, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। जैसे कि देखिए, जो भारी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, जल में डूब जाएंगी, और जो हल्की चीज़ें हैं वो आपका पानी में तैरते रह जाएंगी। जैसे कि आपका यहाँ पर मान लीजिए कोई रिंच हो गया, या फिर जो सिक्के होते हैं वो क्या होंगे, जल में डूब जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई सब्जियाँ ले लें तो वो क्या होंगी, जल में तैरते रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो हल्की चीज़ें हैं, है ना। तो ये यहाँ पर दे रखा है, किसी तालाब की सतह पर सूखी पत्तियां, जैसे कि आपने देखा होगा जो तालाब होता है उसकी सतह पे बहुत सारी पत्तियां गिरी होती है, तो वो भी तैरती हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्की हैं। इसके अलावा जब आप तालाब में कंकड़ मारते हैं तो कंकड़ क्या होता है, डूब जाता है। आपको ऐसा तो है नहीं कि तालाब के ऊपर कंकड़ दिखता है ना। तो क्यों? क्योंकि कंकड़ भारी होता है तो वो आपका डूब जाता है, बट पत्तियाँ हल्की हैं तो वो आपका दिखती रहती हैं। तो यहाँ पर इतनी ही चीज़ें दे रखी हैं। आगे देखते हैं। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें आपकी यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पारदर्शिता, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। आप उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ दे रखी है कि बचपन में हम क्या करते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो हमें क्या होता है, किसी ऐसी जगह पर जाकर के छिपना होता है जहाँ पर कि कोई हमें देख ना पाए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कोई जो कांच का दरवाज़ा है वो लगा हो और हम उसके पीछे जाकर के छिप जाएँ, तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि कांच से जो हमारा दोस्त होगा, जो हमारा फ्रेंड होगा, वो क्या होगा, हमें सामने से ही देख पाएगा, ठीक है। यानी कि जो कांच है ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। यहाँ पर इतनी ही चीज़ें समझाने की जो है कोशिश की गई है कि जो कांच होता है जिससे कि हम चीज़ें आर पार देख सकते हैं, वो क्या होती है, आपके पारदर्शी जो है कहलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे कि आपका कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जिनसे कि हम चीज़ों को आर पार देख सकते हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जैसे कि आपने जब दुकान पे जाया होगा तो देखा ही होगा किस तरीके से जो दुकानदार होते हैं वो लगा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं, इसमें से हमें जो चीज़ें रखी होती हैं उसके अंदर वो दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि इस डिब्बे में क्या है, इस डिब्बे में क्या है। तो ये क्या होती है, पारदर्शी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पारदर्शिता के बारे में समझा कि पारदर्शी क्या होता है, जहाँ से कि हमको चीज़ें आर पार दिखाई दें, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हैं आपके मतलब कोई भी कह सकते हैं इनका नाम, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, जब चीज़ों को आर पार देख पा रहे हैं तो ये क्या है, कैसी वस्तु है, पारदर्शी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पारभासी और अपारदर्शी। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि जो दरवाज़ा हो गया हमारा, क्या आप इसके पार, कोई दरवाजे के उस पार कौन है, आप इसको देख सकते हैं? नहीं। तो ये क्या होता है, आपका अपारदर्शी होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके पार हम कुछ भी ना देख पाएँ कि इसके इस साइड में क्या है, तो वो आपका क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु होती है सारी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, बॉक्स हो गए, लकड़ी के बॉक्स हो गए, ठीक है, गत्ते के डिब्बे हो गए, अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। जैसे कि कोई धातु की चीज़ है, जैसे कि हमारे घर में बक्से होते हैं, उसमें कोई चीज़ बंद करके मम्मी लोग रख देती हैं, तो वो हमें थोड़ी पता होता है कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, अपारदर्शी वस्तुएँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आगे देखते हैं।
क्या हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थ एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी के समूह कर सकते हैं? आगे देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। अब यहाँ पर आपको, जैसे कि आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वसा के बारे में, ठीक है, जो ऑयली चीज़ें होती हैं उनके बारे में। तो इसमें आपको यही दे रखा है कि आप कोई कागज़ ले लीजिए, उस पर थोड़ी सी जो वसा वाली चीज़ें हैं उसको रख लीजिए, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी एक जो पारदर्शी वस्तुएं बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसमें से आप चीज़ों को हल्का धुंधला आपको दिखाई देगा, वो चीज़ पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, यानी थोड़ी बहुत आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, वो क्या होता है, आपका पारभासी होता है। ठीक है, जैसे कि कागज़ पर जो ऑयल लगा होता है, तेल लगाओ, ठीक है, तेल के धब्बे, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था वसा के बारे में कि जब कागज़ पे तेल लग जाता है तो यहाँ यानी कि उस पदार्थ में क्या है, वसा है। ठीक है, तो जो कागज़ पे अगर आप तेल लगा कर देखेंगे किसी भी चीज़ को तो वो आपको हल्की सी धुंधली दिखाई देगी। तो जो तेल लगा कागज़ होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, पारभासी का। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है। तो हम लोगों ने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में यहाँ पर देखा। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कागज़ है इस पर तेल लगा हुआ है, तो इसलिए इसके सामने की जो चीज़ें हमें क्या होंगी, थोड़ी सी धुंधली दिखाई देंगी। तो पारभासी का होता है इसमें थोड़ा बहुत प्रकाश जो है गुजर जाता है। इसके अलावा आपको दे रखा है कि आपने ये वाला बहुत चीज़, मतलब मैं तो बहुत करती थी कि जो टॉर्च होती थी उसको अपने हाथ पे ऐसे जला करके मतलब देखना, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, हल्का हल्का प्रकाश दिखाई देता है। तो ये आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पारदर्शी, पारभासी या फिर अपारदर्शी का। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में देखा। अब यहाँ पर दे रखा है कि हम जो वस्तुएं होती हैं उनका वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो एक तो हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, और दूसरा क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, उनके गुण के आधार पर हम अलग अलग रख देते हैं। ठीक है, कि जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, चीज़ों को, जैसे कि जो टॉफ़ी, चॉकलेट को अलग डिब्बे में रखेगा, बिस्कुट को अलग डिब्बे में रखेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, जिससे कि उसको चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए चीज़ों को वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक सी दी हुई हैं। आपका जो फोर्थ चैप्टर था इसमें इतनी चीज़ें दे रखी थी। तो जो इम्पोर्टेंट था, जैसे कि आपका मेटल के क्या क्या गुण होते हैं, हमने देखा कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। इसके अलावा उनमें क्या होती है, जो कठोरता पाई जाती है। इसके अलावा हमने 3 चीज़ें देखी, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। इन सारी चीज़ों के बारे में देखा हमने, वस्तुओं के समूह के बारे में देखा। देखिए, इन्हीं चीज़ों को पूरे डिटेल में आपके क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अभी तो हम लोग जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, और इनके आगे की जो चीज़ें जो कि और डिटेल में दे रखी है, ये आपको 7 और 8 की एनसीईआरटी में दे रखा है। तो जो चीज़ें जहाँ पर जितनी हम लोग उतनी ही कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी आपकी इसी तरीके से जब आप कवर करेंगे तभी आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटी एक साथ पढ़ लिए, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और वो चीज़ें हमें अच्छी तरीके से समझ में भी नहीं आती हैं। जो चीज़ें क्लास 6 में दे रखी हैं आप उसको उतना पढ़िए, क्लास 7 में जितना दे रखा है उसको उतना पढ़िए, और क्लास 8 में दे रखा है जितना उतना पढ़िए, तब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है कवर करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ और कवर कर भी रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और जो क्लास का PDF है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी दे रखे हैं। कठोर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अविलेय क्या होते हैं, जो कि जल में आपके नहीं घुलते हैं। चमक धातुओं में होती है। पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, धातु के बारे में पढ़ा। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो है खुदरी वस्तुओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। विलेय जो कि आपके जल में घुल जाते हैं। पारभासी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिससे कि हल्का हल्का जो हमें प्रकाश होता है वो दिखाई देता है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़। ठीक है, और पारदर्शी के बारे में हम लोगों ने देखा, जिससे कि प्रकाश जो है आर पार दिखाई देता है, जैसे कि कांच, वायु और जल। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा हम लोगों ने डिटेल में चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो आप यहाँ से सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। और यकीन मानिए, जो आपका साइंस होता है जिसमें कि आपके 20 नंबर आते हैं कंटेंट के, इनको मैं बहुत ही बेसिक से आपको कवर कराऊंगी। जो आपकी एनसीईआरटी उसको मैं पूरा कवर कराने वाला हूँ। उसके साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी को मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ यहाँ पर। तो एक भी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है,
आप खुद जो है अपने एग्ज़ाम में इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो 10 नंबर आपका पेडागोजी का, इसके लिए भी मैं आप लोगों का एक जो शॉर्ट नोट्स होता है उसको अलग तरीके से आपको प्रिपेयर कराऊंगी, और उसमें से भी आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को कराऊंगी उतना सिर्फ कर लीजिए। साइंस में आप बहुत ही बेहतर स्कोर करेंगे। 30 में से आप मान के चलिए कि 25 प्लस ही आपका स्कोर रहने वाला है, अगर ये चीज़ें आप जो है अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4th चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आगे के चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पदार्थों का पृथक्करण, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। 4th में भी आपकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बस यहाँ पर जो 5 चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।